अगली सुबह तांग यिन जल्दी उठ गया, कुछ मांस पकाया और बांस को काटने का कोई तरीका सोचने लगा। इन चीजों को काटना मुश्किल है, इन्हें काटना बेहद कठिन है, और हालांकि इनमें विभिन्न चीजों के प्रति कमजोरियां हैं, फिर भी उन चीजों को ढूंढना आसान नहीं है। चारों ओर देखने के बाद उसने देखा कि हुआंग फेफी खड़ा हो गया था और उसने उसकी ओर सिर हिलाया था। मिस हुआंग, अगर आप खुद को धोना चाहती हैं तो उस कटोरे में पानी है, और मांस भी वही है। मैं इन बांसों को काटने का कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ, तांग यिन ने कहा, और उसे उसकी ओर सिर हिलाते हुए देखकर वह फिर चारों ओर देखने लगा। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ समय बिताने और कई बार इधर उधर घूमने के बाद भी अंत में उसे कुछ नहीं मिला और वह केवल आहें भरते हुए ही वापस जा सका। फिर वह थोड़ी उलझन में पड़ गई। युवा मास्टर, क्या आप किसी ऐसे उपकरण की तलाश में हैं जो बांस को काट सके? क्या आप इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से नहीं काट सकते? उसने असमंजस में पूछा और तांग यिन ने उसकी ओर देखा। वह उलझन में था। क्या वह ये नहीं देख सकती कि मुझमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है? क्या वह इतनी अनुभवहीन है? उसने आश्चर्य से सोचा। मैं आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता, मिस हुआंग। मैं अपंग हो गया था। उसने असहाय होकर कहा, और वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने तुरंत माफी मांगी। मुझे खेद है, यंग मास्टर। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो और इसीलिए मैं तुम्हारी शक्ति नहीं देख सका। उसने खेद से कहा। उससे ये प्रश्न पूछना संभवतः उसका अपमान था, लेकिन वह केवल माफी मांग सकती थी। तब तांग यिन समझ गया और उसने अपने कंधे उचका दिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिस हुआंग। मैं समझता हूँ, लेकिन इसीलिए मुझे इसे काटने के लिए एक उपकरण की तलाश करनी होगी। आपकी तलवार काम करेगी, लेकिन यह एक समस्या है क्योंकि टिप में प्राचीन आध्यात्मिक बांस को काटने के लिए कुछ भी नहीं है। इसे इस तरह और आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना काटना बहुत धीमा होगा, तांग यिन ने कहा, और उसने सिर हिलाया। मुझे कोशिश करने दो, युवा मास्टर। यद्यपि मैं अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता, फिर भी मैं ये जानते हुए यहाँ आया हूँ कि मुझे इसमें पर्याप्त कटौती करनी चाहिए, भले ही ऐसा करने में मुझे काफी समय लगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा और खड़ी हो गई, फिर बांस को काटने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी तलवार में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई थी, इसलिए उसे चोट तो लगी, लेकिन तांग यिन ने अपना सिर हिलाया। क्षति दयनीय थी। वह वहां पूरा दिन बिता सकती थी, और वह केवल 5 बांस ही काट सकती थी, और वह उन्हें एक एक मीटर के टुकड़ों में भी नहीं काट सकती थी। ये बहुत दयनीय है। सिस्टम, क्या आपके पास कोई रास्ता है? तांग यिन ने पूछा। वह भी इस बांस में से कुछ चाहता था। सिस्टम को जवाब देने में कई सेकंड लग गए। एक रास्ता है। हुआंग फेई अपने साथ अग्नि सुगंधित पाउडर, पृथ्वी सुगंधित पाउडर और जड़ी बूटी ले जाता है। रुको रुको, तुम्हारा मतलब है कि उसके पास कुछ बहुत उपयोगी चीज है और उसने उसे अभी तक बाहर नहीं निकाला है? उन्होंने प्रशासक को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ही आश्चर्य से पूछा। शुरू में तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति यह जान सकता है, लेकिन मैं वह सब कुछ नहीं सुनना चाहता था जो वह कहना चाहता था, क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। इसमें 5 ऐसे तत्व मिश्रित किए जा सकते हैं जो अधिकांश पादप प्रकार के निष्क्रिय जानवरों का मुकाबला कर सकते हैं। उन्हें काटना बेहद आसान होगा। वास्तव में, भले ही उसके पास सभी 5 न हो, केवल 3 ही इन निष्क्रिय जानवरों के लिए छोटा जहरीला मरहम बनाने के लिए पर्याप्त है। यदि वे उसके पास थे, तो फिर उसने उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला? उसने सोचा, और सिस्टम ने अब उसे जवाब नहीं दिया। सिस्टम को इसका कारण पता है, लेकिन उसने इस आदमी को यह बताने की जहमत नहीं उठाई। वह उठकर उस स्थान पर चला गया जहां हुआंग फेई था। मिस, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके पास इनमें से कोई सामग्री है? उन्होंने पूछा और फिर सामग्री सूचीबद्ध की। उसने कुछ आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। क्या यंग मास्टर कहीं घायल है? उसका उत्तर देने के बजाय उसने उससे वापस एक प्रश्न पूछना चुना। वह इसे हमेशा अपने साथ रखती थी क्योंकि अगर वह इन सामग्रियों से कोई विशेष मरहम बनाती, तो वह कुछ छोटे घावों को ठीक कर सकती थी। तांग यिन को ये पता था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये किसी और चीज के लिए है। क्या मैं आपसे कुछ और अपनी तलवार उधार देने के लिए कह सकता हूँ? उसने पूछा, और वह यह नहीं जानती थी कि वह क्या करना चाहता है, केवल सिर हिला सकती थी। जल्द ही तांग यिन एक अजीब मरहम बना रहा था। उन्होंने उन विभिन्न सामग्रियों को पानी में मिलाया और हुआंग फेई द्वारा पहले बनाए जा रहे चूरा में से कुछ चूरा लिया और उसे भी उसमें मिला दिया। तुम क्या कर रहे हो? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने मन ही मन पूछा। तांग यिन मन ही मन हंसा। यदि आप उसी बांस से चूरा मिला ले जिसे आप इस मरहम से काटना चाहते हैं, तो यह आसान हो जाएगा। आप देखेंगे, मैं आज आपको कुछ नया सिखाऊंगा। तांग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा और अभी अभी मरहम बनाना समाप्त किया है। उसके बाद उसने तलवार पकड़ी और उसकी नोक को थोड़ा सा इकट्ठा किया, फिर वह खड़ा हुआ और तलवार पकड़ी और बांस को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही तलवार ने बांस को छुआ और तांग यिन ने कुछ बल लगाया, वह आसानी से फिसल गई और एक प्राचीन आत्मा बांस को काट दिया।
हुआंग फेफेई, जिन्होंने ये पूरी प्रक्रिया देखी थी, एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन शीघ्र ही खड़े हो गए। क्या मरहम सचमुच इसके लिए अच्छा हो सकता है? जब उसने जमीन पर गिरे बांस के बड़े टुकड़े को देखा तो उसने बड़े आश्चर्य से पूछा। तांग यिन गर्व से मुस्कुराया और सिर हिलाया। इतनी सरल बात पर गर्व करना उसे मूर्खतापूर्ण लगता था, लेकिन अब जब वह कमजोर हो गया है, तो वह जो कुछ भी करता है, जिससे किसी को आश्चर्य होता है, वह उसे उसकी बुद्धिमत्ता पर गर्व करने के लिए पर्याप्त है। हाँ, यह एक छोटी सी तरकीब है, यहाँ, इसे आजमाएं। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ यह आसानी से कट जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसे कहाँ काटना है ताकि इन निष्क्रिय जानवरों के जीवन को नुकसान न पहुंचे। तांग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा और समझाना शुरू किया। वे दोनों तेजी से बांसों के बीच चले गए और उन्हें तेजी से आगे पीछे काटने लगे। 2 घंटे बाद बड़ी संख्या में बांस एक स्थान पर एकत्र हो गए। उसके बाद तांग यिन ने उसे प्रत्येक टुकड़े को 1 मीटर लंबा काटने का निर्देश दिया। हुआंग फेफेई इस पूरे समय आनंद ले रही थी, जबकि वह किसी ऐसी चीज को आसानी से काट सकती थी जिससे उसे पहले जूझना पड़ा था। वह इस क्षण में मजबूत महसूस कर रही थी, इसलिए उसने बड़ी मुस्कान के साथ इसका आनंद लिया और बहुत मेहनती और सहयोगी थी। जल्द ही 2 घंटे और बीत गए और वे दोनों बड़ी संख्या में बांस के टुकड़ों के पास बैठे थे। बहुत बढ़िया काम, मिस हुआंग, तांग यिन ने कहा। वह उसे देखकर मुस्कुराए और खुशी से सिर हिलाया। यह आपका धन्यवाद है कि हमने इतनी जल्दी काम पूरा कर लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के उच्च स्तरीय बांस को इतनी आसानी से काटा जा सकता है। उसने जवाब दिया। देखा, प्राचीन आध्यात्मिक बांस को काटने का ये सही तरीका है, तांग यिन ने अपने मन में कहा, लेकिन प्रशासक ने उसे एक छोटे से हम्फ के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। आराम करने के बाद वे दोनों खड़े हो गए और बांसों के ढेर को देखने लगे। युवा मास्टर, इस बारे में सोचो। मैं इनमें से बहुत अधिक नहीं ले जा सकता, प्रत्येक में 1 मीटर के 1500 टुकड़े हैं, मैं इसे कैसे ले जाऊं? ऐसा लगता है कि हमें कई यात्राएं करनी पड़ेंगी, उसने असहाय होकर कहा। तभी वह अपने बादल से गिरी और उसे एहसास हुआ कि वह कोई मजबूत व्यक्ति नहीं थी, अमीर तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके पास कोई स्टोरेज बैग या ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद तांग यिन मुस्कुराया और पूरे स्थान पर अपना हाथ फिराया, क्योंकि वह इन सभी बांसों को अपनी सूची में शामिल करने के बारे में सोच रहा था। जल्द ही वे सभी गायब हो गए और तांग यिन ने अपनी इन्वेंट्री को देखा और यह पता चला कि इसमें बांस के 1500 टुकड़े थे। तांग यिन आश्चर्यचकित था। पहले वह वहां पानी नहीं डालना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि यह अविश्वसनीय है और उसके पानी का स्वाद अजीब हो सकता है, लेकिन ये देखकर कि 1500 टुकड़े बिना किसी समस्या के अंदर चले गए, इस बार उसे इन्वेंट्री नामक इस चीज पर अधिक भरोसा था, इसलिए उसने बाकी को भी अंदर डाल दिया। ये सब देखकर हुआंग फेफेई की निगाहें दंग रह गईं। हे भगवान, युवा मास्टर, यद्यपि उसके पास निश्चित रूप से शक्तिशाली शत्रु हैं, फिर भी उसके पास अभी भी बहुत धन है। उसने आश्चर्य से सोचा। उसने उससे इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा था कि वह अपंग क्यों था, क्योंकि यह अपमानजनक होगा, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसने उसे और अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। वह सोचने लगी कि जब वह अपंग नहीं था तो वह किस तरह का व्यक्ति था। वह मेरी उम्र का लगता है, वह इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? उसने सोचा। मिस, मुझे लगता है कि यह तय हो गया है, उसने कहा, और फिर वह अपनी स्तब्धता से बाहर आ गई। युवा मास्टर, आप सचमुच अद्भुत हैं, आपके पास भंडारण के लिए बहुत सारे बैग हैं, उसने विस्मय से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा और तांग यिन ने सिर हिलाया। वह ये नहीं बता सका कि उसके पास कोई सूची है। उसके बाद वे दोनों उस जगह से चले गए। कल रात जिस बात पर वे सहमत हुए थे उसमें वे पहले ही थोड़ी देर कर चुके थे। उन्हें सुबह जल्दी निकलना था, लेकिन वे बहुत देर से पहुंचे क्योंकि वे थोड़ा देर से उठे और बांस काटने में उन्हें काफी समय लगा। इसलिए वे दोनों इस स्थान के निकटतम शहर के लिए रवाना हो गए, रेड रेन सिटी, जहां से हुआंग फेफी आई थी, और उसने भी उसे इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना शुरू कर दिया। हुआंग फेफेई रेड रेन सिटी का एक कृषक है। वह आध्यात्मिक हथियार के साथ पैदा हुई थी, इसलिए जन्म से ही उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो उसे साधकों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त बनाती है। आखिरकार, सभी साधक आध्यात्मिक हथियार के साथ पैदा नहीं होते। वास्तव में, अधिकतर साधक आध्यात्मिक हथियार के बिना पैदा होते हैं, और जिनके शरीर में जन्म से ही आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती, उन्हें बाद में साधना के लिए बाह्य आध्यात्मिक हथियार प्राप्त करने पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि, निस्संदेह, एक सामान्य व्यक्ति तब तक साधक बन सकता है जब तक कि उसके पास कोई बाह्य आध्यात्मिक हथियार हो जो उस व्यक्ति के साथ अनुकूलता रखता हो। लेकिन बाहरी आध्यात्मिक हथियार प्राप्त करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सस्ते नहीं है। यही कारण है कि तांग यिन इस मिशन के पुरस्कार में रुचि रखता है। एक अच्छा आध्यात्मिक हथियार प्राप्त करना जो आपके अनुकूल हो, एक खुशी की बात है क्योंकि आप एक ठोस आधार का निर्माण करते हुए बहुत बेहतर और तेजी से खेती कर सकते हैं। लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं है।
सच तो यह है कि हुआंग फेफेई का जन्म एक आध्यात्मिक हथियार के साथ हुआ था, इससे उसे शुरू से ही आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, इसलिए उसकी भविष्य की क्षमता अधिक होनी चाहिए। लेकिन 20 वर्ष की आयु में उसके आध्यात्मिक सुदृढ़ीकरण शरीर के 9वें स्तर से पता चलता है कि वह उतनी प्रतिभाशाली नहीं है जितना अन्य लोग सोचते हैं, या उसके साथ कोई समस्या है। इस उम्र में उसके शहर के मानकों के अनुसार इस स्तर पर होना बहुत दयनीय है, पूरे साम्राज्य के मानकों की तो बात ही छोड़ दें। एक उदाहरण देने के लिए, शहर में उसके साथी जो उसकी ही उम्र के हैं, वे सभी पहले से ही दूसरे क्षेत्र आध्यात्मिक प्रवेश क्षेत्र के चौथे स्तर से ऊपर हैं। एक साधक और साधना से प्रेम करने वाली व्यक्ति के रूप में वह हमेशा से इंपीरियल अकादमी में प्रवेश लेना चाहती थी, लेकिन प्रवेश का अर्थ आध्यात्मिक प्रवेश क्षेत्र के प्रथम स्तर पर होने की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करना है, जिसे वह पूरा नहीं कर पाती। यदि वह अपने वर्तमान स्तर के अनुरूप स्पिरिट बोन प्राप्त कर सकती है तो उसे जल्द ही उस क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन वह अभी भी इस तथ्य से बहुत सीमित होगी कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकती है, और भले ही वह इसे हल कर सकती है, आध्यात्मिक हथियार के साथ पैदा होने के बावजूद वह अभी भी अपने साथियों से बहुत पीछे है। यदि वह इस समय अकादमी में प्रवेश पाने में सफल भी हो जाती है तो भी वह वहां केवल 5 वर्षों तक ही रह सकती है, और उसके लिए उस समय में उत्कृष्टता प्राप्त कर अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचना कठिन है। खैर, अभी के लिए उसकी समस्याओं में से एक और मुख्य समस्या वह पहले से ही जानती है कि इसे कैसे हल किया जाए, या कम से कम वह उस आशा को बनाए रखना चाहती है जो तांगयिन ने उसे दी थी, इसलिए वह आशान्वित थी। उसने सोचा कि जब तक वह आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकती है तब तक उसके लिए कुछ भी संभव हो सकता है। उसकी वर्तमान योजना आध्यात्मिक हड्डी प्राप्त करने, 1000 स्वर्ण प्राप्त करने के लिए कुछ बांस बेचने और फिर अकादमी में प्रवेश पाने के लिए इंपीरियल सिटी जाने की है। अपने एक निजी मुद्दे और वर्तमान स्थिति पर आते हुए, हुआंग फेफी 2 व्यापारियों की बेटी है। वे अमीर नहीं है, लेकिन वे गरीब भी नहीं है। वे पूरे साम्राज्य में तथा पड़ोसी साम्राज्य में व्यापार करते हैं, लेकिन उसके माता पिता के काम के कारण शहर में उनका एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन है जो उन पर दबाव डाल रहा है, और इसी कारण उसे बांस खरीदने जाना पड़ा क्योंकि उसके परिवार को इस दबाव से बाहर निकलने के लिए उस पैसे की जरूरत थी। जब उसने उसे अपने और अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताया तो उसने रास्ते में उसे और भी विभिन्न बातें बताई, और उन्होंने कई अलग अलग चीजों के बारे में बात की। क्या आपने पहले ही सोच लिया है कि स्पिरिट बोन कहां से प्राप्त करें? तांग यिन ने पूछा, और उसने अपना सिर हिलाया। मैं इसे अपने दम पर प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, इसलिए मैं एक महान जंगल में नहीं जा सकता। मुझे दिव्य सूर्य हॉल से मदद मांगनी चाहिए। उन्हें पैसे के बदले में कुछ आध्यात्मिक हड्डियां मिलती हैं, और चूंकि उनके पास प्रबंधन के लिए पास में कई जंगल हैं, इसलिए यह उनके लिए आसान हो जाता है, उसने कहा, और तांग यिन ने सिर हिलाया। साधना में आध्यात्मिक हड्डी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। एक बार जब कोई प्रत्येक क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच जाता है तो यदि कोई 10वें स्तर तक पहुंचना चाहता है तो उसे आध्यात्मिक हड्डी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आध्यात्मिक हड्डियां 2 प्रकार की होती हैं, मुख्य आध्यात्मिक हड्डी और संग्रह आध्यात्मिक हड्डी। दोनों के अलग अलग कार्य हैं, और मुख्य हड्डियां प्रति खेती क्षेत्र में लगभग केवल एक ही प्राप्त की जा सकती है, और केवल उस खेती क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश करते समय प्राप्त की जा सकती है जिसमें संबंधित व्यक्ति है। लेकिन आध्यात्मिक संग्रह हड्डियां प्रति खेती क्षेत्र में कई प्राप्त की जा सकती हैं, और आप उन्हें स्तर 1 पर प्राप्त कर सकते हैं या आप उन्हें स्तर 10 पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप चाहें तो आपको उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, और आप उन्हें बाद के लिए छोड़ सकते हैं। हालांकि बाद वाले विकल्प की अनुशंसा नहीं की जाती है। खैर, बात यह है कि यदि आप किसी क्षेत्र के स्तर 10 पर जाना चाहते हैं तो आपको एक मुख्य आत्मा हड्डी प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसके बाद आप स्वचालित रूप से स्तर 10 पर आगे बढ़ेंगे, या यदि हड्डी काफी अच्छी है तो आप अगले क्षेत्र में भी जा सकते हैं। स्पिरिट बोन प्राप्त करने के लिए आपको उस खेती क्षेत्र या आयु सीमा के भीतर एक स्पिरिट बीस्ट को मारना होगा जो उस क्षेत्र से मेल खाता है जिसमें आप हैं। उदाहरण के लिए, हुआंग फेफी को वर्तमान में केवल 1 से 500 वर्ष की खेती वाले स्पिरिट बीस्ट से ही स्पिरिट बोन प्राप्त हो सकती है। वास्तविक साधना के संदर्भ में ये प्रथम लोक में एक जानवर के समतुल्य है। 500 वर्षों की साधना वाला एक आध्यात्मिक जानवर शरीर के आध्यात्मिक सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र के 10वें स्तर की साधना के बराबर है, और यह वर्तमान हुआंग फेफेई के लिए अधिकतम है। 500 वर्ष की खेती वास्तव में 500 वर्ष का जीवन नहीं है। चूंकि एक जानवर का जीवन केवल 10 वर्ष हो सकता है, लेकिन खेती 500 वर्ष की हो सकती है, क्योंकि खेती के वर्षों की गणना खेती के स्तर के आधार पर की जाती है। जानवरों की खेती के पहले क्षेत्र में जानवरों को उनके द्वारा चढ़े गए प्रत्येक स्तर के लिए 50 खेती वर्ष मिलते हैं। दूसरे क्षेत्र में वे जिस भी स्तर पर चढ़ते हैं उसके लिए उन्हें 150 वर्ष मिलते हैं। लेकिन 500 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट उस छोटे रात के शेर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अगर हुआंग फेफेई को उस छोटे शेर से भागना पड़ा, तब वह इतने बुरे आत्मा जानवर को कभी नहीं मार सकती थी। यहां तक कि 50 साल का कोई भी व्यक्ति इसकी हत्या कर सकता है।
इसीलिए उसे अपनी खेती की हड्डियां प्राप्त करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। अगर उसे कोई समस्या है तो उसे 500 साल पुरानी स्पिरिट बोन दिलाने में मदद करना मुश्किल नहीं होगा। शायद वह उस मिशन को पूरा करने में कामयाब हो जाए। तांग यिन ने सोचा। उन्होंने दिव्य सूर्य हॉल को नजरअंदाज करना चुना क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये कहा था उससे ऐसा लग रहा था कि यह सामान्य ज्ञान है। अगर उसे पता नहीं होता तो उसे शक होता, इसलिए उससे बचना ही बेहतर है। वैसे शहर में बांस की कीमत कितनी है? तांग यिन ने पूछा। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि अज्ञात दुनिया में यह उनकी आय का वर्तमान मुख्य स्रोत था। हालांकि उसने उन सभी को बेचने की योजना नहीं बनाई थी, कम से कम कुछ को तो उसे बेचना ही चाहिए था ताकि वह अच्छी आजीविका कमा सके। वह मुस्कुराए। प्रत्येक 1 मीटर पुराने आध्यात्मिक बांस के लिए व्यापारी और कीमियागर संघ 5 से 10 आध्यात्मिक सोने के सिक्के देते हैं। लेकिन ये कई साल पुराने लगते हैं, इसलिए प्रति मीटर लगभग 5 से 20 आध्यात्मिक सोने के सिक्के होने चाहिए। उसने खुशी से कहा। वह इस बात से बहुत खुश थी। वह अमीर हो गई थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने सारे प्राचीन आध्यात्मिक बांस काट सकती है। ये देखते हुए कि युवा मास्टर को अधिक मिलता है, उसे 10,000 से अधिक आध्यात्मिक सोने के सिक्के प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। यह आश्चर्यजनक है। युवा गुरु शहर में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कीमतों के साथ अपने घावों को ठीक करने के लिए कुछ प्राप्त करने में सक्षम है। उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। तांग यिन और हुआंग फेफी ने कुछ समय पहले इस बारे में बात की थी और उसने उससे कहा था कि उसके पास ठीक होने और खेती में वापस आने का एक रास्ता है, लेकिन उसे समय चाहिए। तभी उसने फैसला किया कि वह इसका अधिकांश हिस्सा तांग यिन को दे देगी, हालांकि उसने उसे यह नहीं बताया कि उसे पैसे की जरूरत है। पहले तो वह उसे 1300 टुकड़े देना चाहती थी और केवल 200 टुकड़े अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन तांग यिन ने फिर भी उसे 300 और टुकड़े देने पर जोर दिया। वह कोई संत नहीं था जो उसे दिए जा रहे उपहार को अस्वीकार कर दे, लेकिन उसके पास जो उपकरण थे उनके बिना उनके पास इतने सारे बांस के टुकड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए उसे 500 देना और 1000 रखना ठीक था। तांग यिन ने अभी जो कहा था उस पर सिर हिलाया। वैसे क्या आप ग्रीन क्लाउड एम्पायर से हैं, यंग मास्टर? उसने पूछा और तांग यिन ने उसे कुछ भ्रमित होकर देखा, लेकिन जब उसे एक याद आई तो वह समझ गया। रेन जियो ने उस समय शोध किया था कि ग्रीन क्लाउड साम्राज्य रसातल के पास था। यह उस स्थान का सबसे निकटतम साम्राज्य है। बात सिर्फ इतनी है कि वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है, और निश्चित रूप से तांग यिन को भी कोई जानकारी नहीं थी। मारे जाने से पहले रेन जियो उस साम्राज्य की तलाश कर रहा था, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाया था। और जाहिर है ग्रीन क्लाउड साम्राज्य दूसरी तरफ था। तांग यिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, दरअसल मैं दक्षिणी क्षेत्र से आता हूँ, उसने शांति से कहा। और उसने उसकी ओर देखा, बहुत आश्चर्यचकित हुई। क्या आप दक्षिणी क्षेत्र से हैं? हे भगवान, वह तो बहुत दूर है, उसने कहा, और तांग यिन ने सिर हिलाया। रेन जियो की यादों से, भले ही उस आदमी ने शायद ही इस दुनिया की जांच की हो, वह बता सकता था कि यह महाद्वीप अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। यह इतना बड़ा है कि एक क्षेत्र पूरे महाद्वीप के बराबर हो सकता है। यहाँ तक कि महाद्वीप के भीतर विशाल झीलें और समुद्र भी हैं, लेकिन मार्गों का अनुसरण करके आप पैदल चलकर किसी भी क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, हालांकि इसमें अभी भी आपको बहुत लंबा समय लग सकता है। जहां तक उन्हें पता है, रेन परिवार दक्षिणी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी साम्राज्य का एक शक्तिशाली परिवार था। यह साम्राज्य काफी उच्च स्तर का है, ग्रीन क्लाउड साम्राज्य के स्तर पर या उससे भी अधिक। जबकि तांग यिन अब स्थित है रेड विंड नामक साम्राज्य में, ये तीसरे स्तर का साम्राज्य प्रतीत होता था, जो साम्राज्यों में सबसे निचला था। वास्तव में हुआंग फेफई के अनुसार बांस का जंगल साम्राज्य की अंतिम पंक्ति है। इसके आगे एक विशाल जंगल है जिसे तांग यिन ने पार किया था, और इसके आगे प्रसिद्ध उल्कापिंड रसातल है जो किसी का क्षेत्र नहीं है। तारांकन 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 नमस्कार, मैं इसे यहाँ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ ही घंटों में मैं इस उपन्यास के साधना के दायरे की व्याख्या के साथ एक सहायक अध्याय प्रकाशित करूंगा। इसके अलावा, चूंकि यह एक नया शब्द है, इसलिए मैं आध्यात्मिक हड्डियों के विषय को थोड़ा समझाऊंगा ताकि खेती और खेती के क्षेत्रों के साथ इसके संबंध को अच्छी तरह से समझा जा सके। मैं इस पूरे स्पष्टीकरण को अब तक देखी गई बातों तक ही सीमित रखूंगा ताकि कोई खुलासा न हो। पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रास्ते में वे विभिन्न चीजों के बारे में बात करते थे। शाम को वे शेर का मांस खाते थे और सुबह वे अपनी यात्रा जारी रखते थे। इस प्रकार उन्होंने सड़क पर 2 दिन बिताए। उस दौरान वे दोनों स्पष्ट रूप से करीब आ गए और कुछ छोटे छोटे साहसिक कार्यों से गुजरे। उदाहरण के लिए, तांग यिन कुछ छोटे जंगली जानवरों का शिकार करता था जो उस पर हमला करने आते थे और उन दिनों मांस में विविधता लाने के लिए उनका उपयोग करता था। ठीक उन्हीं क्षणों में उन दोनों ने दूर से शहर देखा, इसलिए वे तुरंत पास आ गए। शहर बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। लगभग 10 लाख की आबादी वाले इस शहर में वाणिज्य तो फल फूल रहा था, लेकिन अन्य समान शहरों की तुलना में इसकी ताकत अपेक्षाकृत कमजोर थी।
फिर भी बाहर से देखने पर तांग यिन को यह एक स्वागत योग्य शहर लगा। इस दुनिया में उनका पहला शहर। वे जल्दी जल्दी शहर में दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए और लगभग 30 मीटर चले, कुछ लोग उनकी ओर चलते हुए दिखाई दिए और हुआंग फेई थोड़ा रुक गए। तांग यिन ने ये देखा और उसके सामने देखा। सामने वाला युवक लगभग 21 वर्ष का है, आध्यात्मिक प्रवेश क्षेत्र का 9वां स्तर। अनुयायी, वे सभी आध्यात्मिक प्रवेश क्षेत्र में हैं, लेकिन वे उससे नीचे हैं। तांग यिन ने इन लोगों की खेती के स्तर को देखने के लिए उनमें से प्रत्येक पर एक नजर डालते हुए सोचा। जैसा कि हुआंग फेई ने पहले कहा था, इस शहर में 20 वर्ष की आयु के लोगों के लिए यह निम्न स्तर प्रतीत होता है। कम से कम उन्हें आध्यात्मिक प्रवेश क्षेत्र में प्रवेश तो करना चाहिए था, लेकिन वे बहुत अनुभवहीन दिखते हैं। उनकी चाल मिस हुआंग से भी बदतर है। तांग यिन ने सोचा और फिर उनसे दूर देखा। ठीक उसी क्षण सामने आने वाला बोला, हाँ, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, फीफी, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। तुम्हारी सीखने की यात्रा कैसी रही? इस व्यक्ति ने मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा जब वह हुआंग फेई की ओर जा रहा था। जिस तरह से वे बोल रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वे करीब हैं। हुआंग फेई ने उसकी ओर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आपको देखकर अच्छा लगा, युवा मास्टर हुआंग, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन हम करीब नहीं हैं, इसलिए कृपया मुझे ऐसे न बुलाएं जैसे कि हम करीब हो। उसने जवाब दिया और फिर उनसे बचने के लिए तांग यिन को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति फिर से उसके रास्ते में आ गया। हाँ, फेई, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार हम जल्द ही शादी करने वाले हैं, तो फिर इतनी ठंड क्यों? चलो, मुझे बस तुम्हारी चिंता है, उसने उत्तर दिया और हुआंग फेई ने उसकी ओर देखा। सबसे पहले, मैं आपसे या आपके परिवार के किसी भी सदस्य से शादी करने के लिए सहमत नहीं हुआ हूं। तो कृपया इसकी चिंता मत करो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे अंदर आने की अनुमति दें। मैं अभी आया हूं और मैं थक गया हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने मुंह नहीं मोड़ा, केवल एक छोटी सी, लगभग अश्रव्य खर्राटे की आवाज निकाली। हर बार जब वह हुआंग फेई की सुंदरता को देखता था, तो वह उसके बारे में बहुत सारी कल्पनाएं करने से खुद को रोक नहीं पाता था, और वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके पीछे था, और इस शहर में 10 में से 8 पुरुष एक जैसे थे। हुआंग फेई का बेदाग चेहरा और उसका अनोखा खूबसूरत शरीर इतना शानदार है कि यह उसे शहर की सबसे खूबसूरत महिला बनाता है। इसके अलावा वह लंबी और लंबी टांगों वाली है। इस शहर के कई पुरुषों की नजर में एक अच्छी आकृति और सुंदर नितंबों के साथ वह एक देवी की तरह है। और हुआंग परिवार के इस युवा स्वामी के लिए वह एक आसान शिकार है, क्योंकि उसका परिवार अमीर नहीं है और उसके अलावा उनमें से केवल 3 है। उसके पिता, माता और बड़ा भाई, जिनमें से कोई भी कृषक नहीं है, वे केवल मध्यम स्तर के व्यापारी हैं, इसलिए इसे प्राप्त करना आसान शिकार है। कम से कम ये हुआंग यही सोचता है। और धीरे धीरे वह अपना लक्ष्य हासिल कर रहा है। अब तक उन्हें हुआंग फेई के माता पिता की स्वीकृति मिल चुकी थी और आज वे इसी के लिए आए थे। इसलिए उसने इस बात की चिंता नहीं की कि वह उसे इस तरह अस्वीकार कर देगी, बल्कि वह मुस्कुराया। हाँ, फेई, मैं तो बस तुम्हें खबर देने आया था। आपके माता पिता हमारे परिवारों को विवाह के लिए एकजुट करने पर सहमत हो गए हैं, इसलिए जल्द ही आप और मैं पति पत्नी बन जाएंगे, उसने दृढ़ता से कहा, जिससे हुआंग फेई आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने तांग यिन की ओर देखा और देखा कि उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। यह देखकर वह परेशान होकर भौंचक्का रह गया, और भी अधिक तब जब उसने देखा कि यह एक सामान्य व्यक्ति था जिसमें साधना का कोई संकेत भी नहीं था। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी दूसरे आदमी से दूर रहें। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, कोई भी आदमी आपके पास नहीं आ सकता, यही नियम है, उसने ठंडे स्वर में कहा। और हुआंग फेई ने देखा कि वह तांग यिन को किस नजर से देख रहा था, इसलिए उसे डर था कि वह आदमी कोई हरकत करेगा और तांग यिन को चोट पहुंचाएगा, इसलिए वह तांग यिन के सामने खड़ी हो गई। मैंने तुमसे शादी करने के लिए सहमति नहीं दी है, लेकिन मैं इस बारे में बाद में अपने माता पिता से चर्चा करूंगी। फिलहाल मैं आपसे अनावश्यक परेशानी पैदा न करने के लिए कहता हूं। वह सिर्फ एक दूर का चचेरा भाई है जो मिलने आ रहा है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसने दृढ़ता से उत्तर दिया। हालांकि शुरुआत में उसकी आवाज कुछ हद तक निराश लग रही थी, लेकिन वह जानती थी कि खुद को कैसे संभालना है और जो वह कहना चाहती थी उसे कैसे पूरा करना है। उसके सामने खड़े युवा मास्टर ने तांग यिन की ओर तेजी से देखा और फिर एक खर्राटे के साथ जाने के लिए मुड़ा। बस अपने माता पिता से इस बारे में बात करना मत भूलना, जाते समय उसने उत्तर दिया। वह यहाँ केवल इसीलिए आए थे और उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए वह अपने अनुयायियों को साथ लेकर तुरंत चले गए। उनके जाने के बाद हुआंग फेई ने तुरंत तांग यिन को अपने साथ खींच लिया और उनके रास्ते से हटे बिना सड़कों पर चलने लगी। तांग यिन ने देखा कि वह थोड़ी चिंतित या कुछ हद तक निराश थी। वह बहुत सी बातें सोच रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पहले भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वह इस समय ऐसा नहीं कर सकते थे।
उस व्यक्ति से वैसा बोलना जैसा वह चाहता था, मृत्यु की खोज करने के समान था। हालांकि योजना के अनुसार अगर वह चाहे तो उस आदमी को मार सकता है, लेकिन बात यह है कि अभी उसके हाथ में लकड़ी के खंभे के अलावा और कुछ नहीं है। वह उससे इतने मजबूत किसान को नहीं मार सकता। यदि वह उसे सोता हुआ भी पाले, तो भी वह उसे देखे बिना उसकी हत्या नहीं कर सकेगा, क्योंकि यह जंगली जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधारण सा खंभा था। इसीलिए उन्होंने चुप रहना चुना। लेकिन उस व्यक्ति ने उनकी शादी के बारे में जो कुछ कहा था, उससे वह इतनी दुखी थी कि तांग यिन केवल आंतरिक रूप से ही आह भर सकी। चूंकि सिस्टम ने आपको अपना लक्ष्य चुना है और मुझे आपकी वजह से पहला मिशन दिया गया है, तो कम से कम मुझे आपकी थोड़ी मदद करने दीजिए। उसने सोचा, मैं देख सकता हूं कि तुम्हें वह व्यक्ति पसंद नहीं है और जब तुमने उसे देखा तो मैं तुम्हारी हत्या की मंशा बता सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम उससे पूरी तरह सहमत हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वह ये नहीं जानता। अगर तुम चाहो तो मैं उसकी हत्या में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तांग यिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसके पास उसकी हत्या करने के तरीके थे, हालांकि इसके लिए तैयारी की आवश्यकता थी, लेकिन वह सचमुच ऐसा कर सकता था। हुआंग फेफेई को यह देखकर आश्चर्य हुआ और वह रुक गई, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने असहाय मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यह सच है कि मेरी उससे दुश्मनी है और मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी समस्याओं में नहीं ला सकता। इसके अलावा उन्हें बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है, मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उसने कुछ उदास होकर उत्तर दिया और तांग यिन ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर वह फिर से चलने लगी। जब हम घर पहुंचेंगे तो क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं, यंग मास्टर? उसने पूछा और तांग यिन ने सिर हिलाया। मैं अपने माता पिता को बताऊंगा कि हमें बांस के केवल 400 टुकड़े मिले, लेकिन उनमें से आधे आपके पास गए जिन्होंने उन्हें काटा, और दूसरा आधा हमारे लिए है। तो क्या आप केवल 200 टुकड़े निकाल सकते हैं, बाकी जो तुम मेरे लिए रखते हो? उसने कहा, अंततः एक प्रश्न छोड़ते हुए वह उसकी ओर देखने लगी। तांग यिन मुस्कुराया और कंधे उचकाए। बेशक, ये ठीक है, मैं बस यही करूंगा, उसने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि वह उतनी मूर्ख नहीं है जितनी दिखती है। तांग यिन ने उसके इरादों को देखते हुए सोचा। उसके बाद वे चलने लगे और जल्द ही शहर के एक अच्छी तरह से सजाए गए हिस्से में पहुंच गए। कुछ मिनटों के बाद वे यहां मौजूद एक खूबसूरत घर में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे इस जगह में दाखिल हुए, उन्होंने दो वृद्ध लोगों को बाहर आते देखा। पिताजी, माँ। हुआंग फेफी ने उनका अभिवादन करते हुए कहा और उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और खुशी से सिर हिलाया। फिर उसे पकड़ लिया और बिना कोई सवाल पूछे उसे घर के अंदर खींच लिया। इस प्रक्रिया में वे तांग यिन को भी ले गए, हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह कौन था। घर के अंदर वे अपनी इच्छा को रोक नहीं सके और तुरंत हुआंग फेफेई से पूछा, क्या तुम्हें वे मिल गए? किसी कारणवश आवाज का लहजा बहुत जरूरी था, वे केवल उसकी ओर से हाँ सुनना चाहते थे। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो वह इस बारे में कुछ नहीं जानती कि उस व्यक्ति युवा मास्टर हुआंग ने कुछ समय पहले क्या कहा था। इसके बजाय उसने सिर हिलाया। माँ, पिताजी, सबसे पहले मैं आपको युवा मास्टर तांग यिन से मिलवाता हूँ। उन्होंने तांग यिन की ओर इशारा करते हुए कहा। इस बार उन्होंने ही मेरी मदद की और उनके बिना मैं इतनी जल्दी और परिणाम के साथ वापस नहीं आ पाती। युवा मास्टर, ये मेरे माता पिता हैं, उसने कहा और तांग यिन ने उनकी ओर सिर हिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम तांग यिन है और मेरी मुलाकात मिस हुआंग से संयोगवश हुई। मैं उसकी वजह से यहाँ आया हूँ, उन्होंने शांति से कहा। फिर उन्होंने उसकी ओर देखा और अभी देखा कि उनके साथ कोई और भी था, लेकिन ये जानते हुए कि उन्होंने ही उनकी बेटी को उनकी जरूरत की चीजें दिलाने में मदद की थी, उन्हें विनम्र होना चाहिए। अपने आचरण से वह स्पष्ट रूप से एक महान कृषक है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी ऐसे व्यक्ति से मिली, उन दोनों ने सोचा, इसलिए उन्होंने सम्मानपूर्वक अपना परिचय दिया। पिता का नाम हुआंग तू है और मां ने अपने पति के समान उपनाम का उपयोग करना चुनते हुए अब हुआंग फी को बुलाया है, जहां से बेटी का नाम आया है। मैंने सुना है कि उन्होंने महिला को बांस की तलाश में भेजा था। उसके आने से पहले ही मैं बांस काट रहा था, क्योंकि मुझे वे संयोग से मिले थे। लेकिन ये देखते हुए कि उसने इतनी लंबी यात्रा की है और मुझे इस स्थान पर आना है, मैंने मार्गदर्शन के लिए उससे मदद मांगने का निर्णय लिया, और इसलिए मैं उसे मिलने वाले बांसों में से आधे दे दूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और हुआंग फेफी के माता पिता थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। एक क्षण के लिए उन्हें कुछ अफसोस हुआ। केवल आधा, उन्हें कितना मिलेगा, उन्होंने सोचा, लेकिन जल्द ही तांग यिन ने अपना हाथ हिलाया और बांस के कई ढेर विशाल कमरे में गिरा दिए। 1 मिनट में बांस के 200 टुकड़े, जिनमें से प्रत्येक 1 मीटर लंबा था, इस स्थान पर ढेर कर दिए गए। ये बांस के 200 टुकड़े हैं, प्रत्येक 1 मीटर लंबा है। मुझे लगता है कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से बेचा जा सकता है, उन्होंने तथ्यात्मक रूप से कहा। जिसने भी उसे इस तरह देखा वह ये नहीं बता सका कि वह झूठ बोल रहा था। यहां तक कि हुआंग फेफेई भी तांग यिन की अभिनय क्षमता से आश्चर्यचकित थे। उसने सोचा, झूठ बोलना उसके लिए बहुत स्वाभाविक था, लेकिन वह खुश थी कि ऐसा हुआ।
और जब उसके माता पिता ने ये सुना तो वे दंग रह गए। 200 उन्होंने आश्चर्य से पूछा, और तांग यिन ने तथ्यात्मक ढंग से पुनः उनकी ओर सिर हिलाया। हमें बांस के कुल 400 टुकड़े मिले। मिस हुआंग इसकी गवाही दे सकती हैं। यह मेरे लिए 200 और आपके लिए 200 है। इसके बारे में क्या ख्याल है? तांग यिन ने शांत मुस्कान के साथ फिर कहा, हालांकि वे इसे नहीं देख सके। वे हालांकि स्तब्ध थे, पैसे से प्यार करने वाले व्यवसाय थे, इसलिए वे तुरंत मुस्कुराए और बार बार सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। आप जब चाहे यहाँ रह सकते हैं, उन दोनों ने कहा। तांग यिन ने सिर हिलाया, फिर हुआंग फेफी की ओर देखा और उसे खड़े होने के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर, उसने झुकते हुए कहा, फिर अपना सिर फिर से ऊपर उठाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस समय आपकी क्या योजनाएं हैं? उसने पूछा। तांग यिन ने एक पल के लिए सोचा। मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाने की योजना बना रहा हूँ। वहां कोई है जिससे मुझे मिलना है? तांग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं शाम को नहीं आ सका तो मैं कुछ दिनों में आपका स्वागत करने आऊंगा। हुआंग फेई आश्चर्यचकित थी, और उसके माता पिता भी। हे भगवान, क्या आपका अल्केमिस्ट एसोसिएशन से कोई संपर्क है? उन दोनों ने सोचा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन शहर की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक है। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वे दिव्य सूर्य हॉल के बाद दूसरे स्थान पर हैं, यहाँ तक कि शहर पर शासन करने वाले कृषक परिवारों से भी ऊपर हैं। उनके पास महत्वपूर्ण शक्ति और प्रतिष्ठा है। जो कोई भी उस स्थान से संपर्क रखता है, उसके पास शक्ति होती है। हालांकि एक पल सोचने के बाद हुआंग फेई को यह अजीब नहीं लगा कि तांग यिन का उनसे संपर्क था। आखिरकार उसके साथ बिताए कुछ दिनों के दौरान उसने कई अविश्वसनीय चीजें देखी थी, और साधना की कमी के बावजूद उसकी अविश्वसनीय ताकत ने दिखाया कि वह कभी दक्षिण का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भले ही वे दक्षिण से बहुत दूर थे, फिर भी यह संभव था कि वह इस क्षेत्र में अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल होने के लिए किसी को जानता था या उसके पास कुछ स्थिति थी। तो उसने समझ में सिर हिलाया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तांग यिन वास्तव में झूठ बोल रहा था। उसने ऐसा केवल इसलिए किया था क्योंकि जब उसने हुआंग फेफी के माता पिता को बांस के 200 टुकड़ों के बारे में बताया तो उसने उनकी आंखों में एक अजीब भाव देखा था। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ योजना बना रहे थे, और वह नहीं चाहता था कि इससे पहले कि वह जो करना चाहता था उसे पूरा कर सके, वे उसके लक्ष्य में हस्तक्षेप करें। इसीलिए उसे झूठ बोलना पड़ा, और अल्केमिस्ट एसोसिएशन को कवर के रूप में इस्तेमाल करने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है? यदि उन्हें प्रमाण चाहिए होता तो वह बहुत कुछ दे सकते थे, क्योंकि अपने पिछले जन्म में वह एक महान प्रतिभाशाली कीमियागर थे। वे झूठ बोलने का एकदम सही बहाना थे। उस छोटी सी घटना के बाद तांग यिन ने रास्ता पूछा और घर से बाहर चला गया। कुछ चीजें थी जिनका उसे ध्यान रखना था। रक्षा और हत्या के लिए कुछ होना बेहतर है। उसने मन ही मन सोचा और शहर के अल्केमिस्ट एसोसिएशन की दिशा में जगह छोड़ दी। हुआंग फेई के घर के अंदर सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसके माता पिता ने उसे कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में कुछ देर बात करने के लिए बुलाया। बेटी, हमने घर डिवाइन सन हॉल को बेच दिया है, हुआंग फेई ने कहा। उन्होंने हमें पहले ही पैसा दे दिया है और एक सप्ताह में यह आधिकारिक तौर पर उनका हो जाएगा। हुआंग फेई ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या तुमने इसे क्यों बेचा? ये वह घर है जो दादाजी और दादी ने हमारे लिए छोड़ा था। इसे क्यों बेचें? उसने संदेह से पूछा, और हुआंग फी और हुआंग तू ने आह भरी। परसों हुआंग परिवार के लॉर्ड हुआंग कई कृषकों के साथ यहाँ आए थे। इस बार उन्होंने हमें एक मृत अंत पर छोड़ दिया और हमसे किसी भी तरह से अपने बेटे से आपकी शादी करने के लिए कहा। वे हमारे व्यापार को नष्ट कर देंगे। हम जानते हैं कि यंग मास्टर हुआंग आपसे कितना प्यार करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप बदले में कुछ नहीं करते। फिर भी हमें उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम अपना व्यवसाय नहीं छोड़ सकते, उसने फिर कहा, और हुआंग फीफेई, जो कमोबेश पहले से ही जानता था कि क्या हो सकता था, परेशान नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और उसके हाथ थोड़े हिल गए। क्या आपको व्यवसाय बचाने के लिए मुझे बेचने में कोई आपत्ति नहीं है? उसने पूछा। उसकी आवाज दुख से थोड़ी टूटी हुई लग रही थी। हुआंग फी और हुआंग तू ने उसे देखा और उसने जो कहा था उससे इनकार नहीं किया। आप जानते हैं कि यह व्यवसाय पीढ़ियों से हमारे परिवार में है। हम पूर्वजों को निराश नहीं कर सकते। उन दोनों ने आह भरकर उत्तर दिया, और हुआंग फेफी ने शांत होने के लिए कई गहरी सांसें ली। तो क्या मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी होगी जिसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, जिसके साथ मैंने बहन जैसा व्यवहार किया? उसने ठंडे स्वर में पूछा, और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उन दोनों ने हल्की सी आह भरी, लेकिन एक क्षण बाद उन्होंने अपना सिर हिला दिया। पहले तो ऐसा ही हो सकता था, लेकिन अब जब आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो आपका समर्थन कर सकता है, तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। यहाँ
हुआंग तू ने कहा और उसे सफेद रंग वाला एक छोटा काला कार्ड दिया। वहां 800 आध्यात्मिक सोने के सिक्के हैं, उनका उपयोग ब्लिजार्ड साम्राज्य में जाने के लिए करें। हुआंग परिवार शक्तिशाली होते हुए भी केवल आसपास के शहरों में ही प्रभाव रखता है। एक बार जब आप ब्लिजार्ड साम्राज्य में पहुंच जाएंगे तो वे आपके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप उस युवा मास्टर की मदद से आगे बढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अलग दिख सकेंगे। उन्होंने कहा, हम हुआंग परिवार का ध्यान थोड़ा भटकाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इन दिनों यहां से जा सकें। इससे हुआंग फे आश्चर्यचकित हो गया और उसने उसे देखने के लिए ऊपर देखा। वे चाहते हैं कि मैं ब्लिज़र्ड एम्पायर जाऊं। क्या उनके पास पहले से ही मेरे लिए रेड विंड इंपीरियल अकादमी में प्रवेश करने का पास नहीं था? मैं वहां जाने का मौका कैसे छोड़ सकता था? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, उसने कहा। अंत तक वह लगभग चिल्लाने लगी। इसके अलावा जिस बात ने उसे और अधिक क्रोधित किया वह ये थी कि वे उसे 800 सोने के सिक्के दे रहे थे जबकि उसे बांस के टुकड़े पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। बांस के वे 200 टुकड़े जो उसने उन्हें दिए थे पहले से ही उन 800 सोने के सिक्कों से कहीं अधिक मूल्यवान थे, और यह घर जो उन्होंने अभी बेचा था उसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्कों से अधिक होनी चाहिए। उसे इसका आधा हिस्सा मिलना था और बाकी आधा हिस्सा उसके भाई को मिलना था, लेकिन वे उसे केवल 800 सोने के सिक्के ही दे रहे थे। आखिर क्या हो रहा था? हुआंग तू ने फिर आह भरी। मुझे खेद है बेटी, लेकिन यदि तुम हुआंग परिवार में शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम कहीं और ही जा सकती हो। आपका भाई कल ही ग्रीन क्लाउड एम्पायर के लिए रवाना हो चुका है और हम जल्द ही वहां से रवाना होंगे। आपको हमारे साथ ले जाना आपके लिए एक समस्या होगी क्योंकि आपको व्यापार पसंद नहीं है। इसलिए आपके लिए ब्लिज़र्ड एम्पायर जाना सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा, 800 सोने के सिक्कों के साथ आप वहां शांति से रह सकते हैं और अपनी इच्छानुसार कृषक बन सकते हैं। इसमें वह अब उसे खबर देने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उसे आदेश दे रहा था। उसकी आवाज का लहजा दृढ़ और मजबूत था और इससे हुआंग फीफेई भी थोड़ा डर गया। वह उन्हें घूरती रही। आप कहते हैं कि मैं मात्र 800 आध्यात्मिक स्वर्ण सिक्कों से कृषक बन सकता हूं। यद्यपि यह अन्य लोगों के लिए काम कर सकता है, लेकिन मेरे लिए यह कठिन हो सकता है। वे मुझसे पहली आध्यात्मिक हड्डी प्राप्त करने में मदद के लिए दिव्य सूर्य हॉल में 400 या 500 सोने के सिक्के लेते हैं। मैं 300 सोने के सिक्कों पर कैसे रह सकता हूं? क्या इस घर की आधी कीमत मेरी नहीं होनी चाहिए थी? अब जब उन्होंने इसे बेच दिया है तो मैं वह आधा हिस्सा क्यों नहीं देखता? इस समय वह पहले से ही परेशान थी और उनसे इस तरह बात करने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन उसके माता पिता पीछे नहीं हटे। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया। बेटी, तुम्हें पता है कि हम व्यापारी हैं। हमें भविष्य में अपने परिवार को शक्तिशाली बनाने के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए हम आपको इतना पैसा नहीं दे सकते। वह सारा पैसा तुम्हारे भाई ने पहले ही ले लिया है और जल्द ही हम उसके पास जाएंगे। उन्होंने कहा, ये वह सारा पैसा है जो हम आपको दे सकते हैं। और हुआंग फेफी ने अपने माता पिता को ऐसे देखना शुरू कर दिया जैसे वह उन्हें जानती ही नहीं। ये जानने के बावजूद कि उसके माता पिता पैसे से प्यार करते थे और पैसे को उससे ऊपर रखते थे, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। अपनी बुद्धि के अंत में उसने बस बांस को देखा। तो मुझे ये बांस के टुकड़े चाहिए। मैंने उन्हें पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जंगली जानवरों के कई झुंडों ने मेरा पीछा किया और मैं लगभग मर ही गया। यदि वह युवा गुरु न होता जिसने मुझे बचाया और मेरी मदद की, तो न तो मैं और न ही वे बांस यहाँ होते। मुझे लगता है कि इसीलिए वे पहले से ही मेरे हैं, उनमें से कम आधे, उसने कहा। लेकिन इस समय उसके पिता ने केवल एक खर्राटे की आवाज निकाली। हम्फ, अगर हमने आपको जानकारी नहीं दी होती तो क्या आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में प्राचीन आध्यात्मिक बांस देखने का मौका मिला होता? इसके परिणामस्वरूप आपको एक दिलचस्प युवा मास्टर से भी मिलने का मौका मिला, और आप मुझसे हमारा हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या आपके पास एक सुंदर चेहरा नहीं है जो आपको अपनी मां से विरासत में मिला है? आप इसका उपयोग उस युवा मास्टर को लुभाने के लिए क्यों नहीं करते? मैं देख सकता हूं कि वह अमीर, शक्तिशाली और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यदि आप उसके साथ जुड़ेंगे तो हमारा परिवार आगे बढ़ सकेगा। लेकिन आप यहाँ हैं, अपनी खेती के बारे में हर बकवास पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि आप ठीक से खेती भी नहीं कर सकते, हुआंग तू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वह उसे, अपनी बेटी को, अपने प्राचीन आध्यात्मिक बांस पर नजर डालने की अनुमति नहीं देने वाला था। इस शहर में उन्हें बेचना उन्हें देने के समान ही था, लेकिन ग्रीन क्लाउड एम्पायर में कीमत अपराजय थी। इतने सारे बेचकर वे बेहद अमीर बन जाएंगे। वे अपनी अयोग्य बेटी को ये सब कैसे होने दे सकते हैं? इसके अलावा ये पहले ही तय हो चुका है। हम शीघ्र ही चले जाएंगे। 1 सप्ताह में घर खाली हो जाएगा और वे लोग तब भी आपकी तलाश में आ सकते हैं। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, उसके पिता ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर पति पत्नी दोनों उठे और सारा बांस लेकर चले गए। हुआंग फे यह सुनकर दंग रह गई। वह इतनी स्तब्ध रह गई कि सदमे और दुख में जमीन पर गिर पड़ी।
तांग यिन सबसे पहले कीमतों की जांच करने के लिए कुछ कपड़ों की दुकानों, खाद्य स्टॉलों, जड़ी बूटियों की दुकानों और कुछ लोहारों के पास से गुजरा। उसे बाद में खरीदी जाने वाली चीजों की कीमतों का अंदाजा लगाने की जरूरत थी ताकि वह जान सके कि उसके आध्यात्मिक बांस की अच्छी कीमत क्या होगी। इसके अतिरिक्त उसने हुआंग फेफी द्वारा दिए गए कुछ पैसों से अपने लिए सामान्य कपड़ों का एक सेट खरीदा ताकि वह इतने खराब कपड़े न पहने। उसके बाद वह किमियागर संघ की ओर चले गए। ये वह स्थान था जहां कोई भी व्यक्ति जाता था जो अपना बांस सर्वोत्तम मूल्य पर बेचना चाहता था, कम से कम हुआंग फेफेई ने उसे यही बताया था। अल्केमिस्ट्स एसोसिएशन की इमारत शहर में अब तक देखी गई अन्य इमारतों की तुलना में वास्तव में भव्य और सुंदर थी, और इसमें लोगों के प्रवेश और निकास का निरंतर प्रवाह था। तांग यिन ने इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे एसोसिएशन में चले गए। अंदर बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग बस इधर उधर देख रहे थे, कुछ खरीद रहे थे और कुछ बेच रहे थे। तांग यिन बस रिसेप्शन तक चला गया और एक स्टाफ सदस्य उसकी सहायता के लिए आया। आपको यहाँ पाकर खुशी हुई। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? खरीदना या बेचना? रिसेप्शनिस्ट लड़की ने पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। मैं यहाँ खरीदने और बेचने आया हूँ, तांग यिन ने जवाब दिया। ठीक है, युवा मास्टर, इस तरफ आओ। उसने उसे लंबे स्वागत क्षेत्र में ले जाते हुए कहा। उसने अवसर का लाभ उठाते हुए उससे पूछा कि वह क्या बेचना चाहता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या बेचना चाहते हैं? उसने पूछा, और तांग यिन ने प्राचीन आध्यात्मिक बांस का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे दिखाया। प्राचीन आध्यात्मिक बांस 1 मीटर प्रति टुकड़ा, मेरे पास 100 से अधिक हैं, तांग यिन ने ईमानदारी से कहा। जब रिसेप्शनिस्ट ने यह देखा तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। इसके अलावा बांस की हल्की आभा ने आसपास के कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। कई लोगों ने सोचा, इसके एक टुकड़े के लिए 5 से अधिक खगोलीय सोने के सिक्के, इस व्यक्ति को कुछ दर्जा प्राप्त है, लेकिन उन्होंने केवल दूर से ही देखा। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से और अधिक मुस्कुराया। मुझे खेद है, यंग मास्टर, मैं इसे आपसे नहीं खरीद सकता, केवल नेता ही ऐसा कर सकते हैं। कृपया मेरे साथ वीआईपी सेक्शन में आइए, उसने जल्दी से कहा, फिर तांग यिन को वीआईपी लाउंज में ले गई, जहां उसे चाय और कुछ स्नैक्स परोसे गए। तांग यिन बस अंदर आया और वहां बैठकर विभिन्न चीजों पर विचार करने लगा। 1 मिनट इंतजार करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर को देखने लगा। उसके शरीर के अंदर देखना काफी परेशानी भरा था। उसके पास स्पिरिट बाउल नहीं था, इसलिए वह आध्यात्मिक ऊर्जा को रोक नहीं सका। उसका अस्थि आत्मा शरीर नष्ट हो गया था और उसने रेंजियो से प्राप्त सभी आत्मा हड्डियों को खो दिया था। इसका मतलब था कि उसे एक बार फिर से शून्य से खेती शुरू करनी होगी। यह बुरा नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें शुरू से ही एक शक्तिशाली आधार तैयार करने का मौका मिल जाता, लेकिन फिर भी उन 11 सर्वोच्च संप्रदायों का आंदोलन परेशानी भरा है। यदि वे गठबंधन में भी होते तो वे हमारे सर्वोच्च संप्रदाय का विरोध करने का साहस क्यों करते? तांग यिन ने अपनी दुनिया को याद करते हुए सोचा। किसी कारणवश कई दिनों तक इस पर विचार करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 11 सर्वोच्च संप्रदायों के पीछे एक या उससे अधिक संप्रदाय थे। वे 11 संप्रदाय अपने दम पर उनके सर्वोच्च संप्रदाय का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इससे संकेत मिलता है कि उनकी दुनिया काफी समय तक अराजकता में डूबी रह सकती है। वह ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने संप्रदाय की मदद करने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए जल्दी से अपनी दुनिया में लौटना चाहता था। इसलिए वह शून्य से शुरुआत करने को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन यही एकमात्र चीज थी जो वह कर सकता था। इसके अलावा उसे ठीक होने में अभी भी कुछ समय लग सकता है। अरे प्रशासक, आप मुझे कब बताएंगे कि आप मुझे ठीक होने में कैसे मदद कर सकते हैं? तांग यिन ने उसी समय मन ही मन पूछा और उसे शीघ्र ही उत्तर मिल गया। अधीर मत बनो, अधीरता आपको गलतियां करने के लिए प्रेरित करेगी। और चिंता मत कीजिए, यह पहला मिशन होगा जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जारी करूंगा। यह एक सच्चे प्रभुत्वशाली व्यक्ति के रूप में आपके परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक होगा। मेरी मदद से आपको अपने सबसे शक्तिशाली राज्य में लौटने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी धैर्य रखें, प्रशासक ने मन ही मन उत्तर दिया। तांग यिन केवल एक आह ही निकाल सका। प्रशासक ने हाल ही में उन्हें बताया था कि यह पहला सिस्टम मिशन वास्तव में ज्यादा मूल्यवान नहीं था, लेकिन इसे पूरा करना बेहतर था, क्योंकि ये द्वितीयक मिशन तब शुरू किए गए थे जब सिस्टम और नियति दोनों ने इसकी इच्छा जताई थी। जो मिशन वास्तव में मूल्यवान होंगे वे स्वयं प्रशासक द्वारा जारी किए गए थे। वे वास्तविक शक्ति प्रदान करेंगे, और प्रशासक के अनुसार वे मुख्य मिशन थे। इसीलिए वह केवल आहें ही भर सकता था। ठीक उसी समय उसे एक गंध महसूस हुई और उसने अपना माथा थोड़ा सिकोड़ लिया। आंखें बंद करके भी वह बता सकता था कि 2 लोग आ गए हैं। रिसेप्शनिस्ट बोलने ही वाला था कि तांग यिन ने अपनी जीभ चटका दी। तस्क, आप प्राचीन आध्यात्मिक बांस का उपयोग इस तरह नहीं करते हैं। बर्फीली जड़ी बूटी की उपस्थिति के बिना प्राचीन आध्यात्मिक बांस को आग से संबंधित किसी चीज के साथ कौन मिलाएगा? तांग यिन ने उसी क्षण कहा।
तभी अंदर आए दो लोग आश्चर्यचकित हो गए और तांग यिन ने अपनी आंखें खोली, फिर अपनी नजर उस व्यक्ति की ओर घुमाई जो अंदर आया था। उसने पहले रिसेप्शनिस्ट की ओर सिर हिलाया और फिर उसके पीछे खड़ी महिला की ओर देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, वह एक बार फिर अचंभित रह गया। अरे, क्या ये दुनिया खूबसूरत महिलाओं से भरी है, या फिर क्या हो रहा है? तांग यिन ने उस सुंदर चेहरे और एक महिला की सुंदर, लंबी, सुडौल आकृति को देखकर सोचा, जो लगभग 35 वर्ष की लग रही थी। वह बिल्कुल उसी प्रकार की महिला थी जो तांग यिन को सबसे आकर्षक लगती थी। लेकिन सवाल यह था कि यह कैसे संभव हुआ कि इस दुनिया में आने के कुछ ही दिनों के भीतर उसका सामना दो ऐसी खूबसूरत महिलाओं से हुआ। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद उसका पुनर्जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ होगा जहां महिलाएं सर्वोच्च थी और सभी के पास अद्वितीय सुंदरता थी। फिर भी रिसेप्शनिस्ट पर एक नजर डालने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा हुआंग फेफी की मां हालांकि सुंदर थी, लेकिन सुंदरता के मामले में उनकी तुलना हुआंग फेफी से नहीं की जा सकती थी। इसका मतलब यह था कि इस दुनिया में सामान्य दिखने वाली महिलाएं थीं और हर कोई सुंदर नहीं था। लेकिन हे भगवान, वह सचमुच बहुत खूबसूरत है और उसमें परिपक्वता का भाव है। वह मेरी पीढ़ी की अल्केमिकल क्वीन से भी मिलती जुलती है। तांग यिन ने एक ऐसे व्यक्ति को याद करते हुए सोचा जो अपनी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध था। यह महिला तब सबसे अधिक आश्चर्यचकित हुई जब तांग यिन ने अपनी पिछली टिप्पणी की, जिसके कारण उसने तुरंत रिसेप्शनिस्ट को बर्खास्त कर दिया और उन्हें कमरे में अकेला छोड़ दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई, यंग मास्टर। मेरा नाम जी मेयू है, उसने एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा। उसकी दिव्य आवाज ने तांग यिन को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। एफसीके सिस्टम, यदि आप मुझे उसे जीतने का मिशन नहीं देते हैं, तो मैं इसे वैसे भी करूंगा। मेरे निशान को छोड़ो, ये औरत मेरी होगी, तांग यिन ने अपने मन में दृढ़ता से संकल्प लिया। हालांकि बाहर से वह बस मुस्कुराया, ये जानते हुए कि वह उसके चेहरे के भाव नहीं देख सकती, और जवाब में उसने सिर हिला दिया। ये खुशी मेरी है, मिस जी। मेरा नाम तांग यिन है, उन्होंने उत्तर दिया। ठीक उसी समय सिस्टम से एक संदेश आया। डिंग, संभावित हरम सदस्य का पता चला है। एक मिशन जारी किया गया है। दिए गए समय के भीतर जी मेयू को अपने हरम का सदस्य बनाएं। समय 5 वर्ष। पुरस्कार पुरस्कार 1 आध्यात्मिक आह्वान टोकन 10 यादृच्छिक कीमिया व्यंजन सभी स्वर्ग ग्रेड से ऊपर। इस विश्व का व्यापक रसायन विज्ञान ज्ञान 5 बाहरी आध्यात्मिक हथियार और 600,000 आध्यात्मिक सोने के सिक्के। अतिरिक्त पुरस्कार अल्केमिकल फायर व्हील का एक स्पिन। असफल होने पर दंड, आप मूर्ख होंगे जो एक सुंदर महिला को अपना हरम नहीं बना सके। आपको एक मेल खाता शीर्षक प्राप्त होगा। आपको कोई भी पुरस्कार नहीं मिलेगा। शुभकामनाएं मेजबान। तांग यिन जिस सिस्टम मिशन का इंतजार कर रहा था वह आखिरकार आ गया था। यह एक यादृच्छिक मिशन था और कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण लग रहा था, लेकिन इससे उसे आशा मिली कि इस महिला का कोई साथी नहीं होगा। खैर, उन्हें विश्वास नहीं था कि सिस्टम इतना बेशर्म होगा कि उन्हें किसी और के साथी को चुराने पर मजबूर कर देगा, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि यह मिशन इसकी पुष्टि करेगा। इसके अतिरिक्त वह पुरस्कार भी देखना चाहता था और इससे थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ। पिछले मिशन की तुलना में इनमें काफी वृद्धि हुई थी और इससे एक दिलचस्प पुरस्कार मिला, इस विश्व का व्यापक रसायन विज्ञान संबंधी ज्ञान। यद्यपि तांग यिन कीमिया और कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली थे, फिर भी वह ये देखना चाहते थे कि जिस प्रणाली का उल्लेख किया गया है वह ज्ञान क्या है। क्या यह ऐसी चीज थी जिसकी उसे कमी थी, या क्या यह उसे कुछ ऐसा प्रदान करेगा जो वह पहले से जानता था। वह ये जानने के लिए थोड़ा उत्सुक था, लेकिन 5 साल की समय सीमा, समय और पुरस्कार का आधार क्या है, तांग यिन ने सोचा, लेकिन जल्दी से अपना ध्यान जी मेयू की ओर मोड़ लिया, क्योंकि उसे जवाब नहीं पता था और वह नहीं चाहता था कि वही हो जो तब हुआ था जब वह हुआंग फीफी से मिला था। यही वह क्षण था जब जी मेयू की स्टेट विंडो सामने आई, जिसमें उसके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी दी गई। जी मेयू के आंकड़े। नाम जी मेयू। आयु 35 वर्ष। महिला लिंग। ऊंचाई 1.73। साधना क्षेत्र आध्यात्मिक राजा क्षेत्र का दूसरा स्तर। वास्तविक शक्ति आध्यात्मिक राजा क्षेत्र का प्रथम स्तर। आध्यात्मिक हथियार अग्नि सम्राट भालू। संबद्धता अल्केमिस्ट जी परिवार अल्कमी एसोसिएशन। पद परिवार के नेता की सबसे छोटी बेटी 3 सितारा स्वर्ग आध्यात्मिक ग्रेड कीमियागर। सौंदर्य 9.5-10 अंक। कौशल हड्डियों का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हड्डियों की मात्रा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। क्या वह अग्नि सम्राट की उत्तराधिकारी है? उसके आंकड़े देखकर वह सदमे में मन ही मन सोचने लगा। तांग यिन इन दिलचस्प आंकड़ों से आश्चर्यचकित था। अग्नि भालू सम्राट, यह अग्नि प्रकार के बीच एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक हथियार है। हालांकि इसकी तुलना फायर फीनिक्स उदाहरण के लिए जैसे सर्वोच्च हथियार से नहीं की जा सकती है, लेकिन कीमिया के लिए ये शीर्ष 5 में से एक है। इसका मुख्य कारण यह है कि सम्राट भालू बहुत बहुमुखी होते हैं।
उनमें बहुत कुछ सीखने की क्षमता होती है और उनका आत्मिक हथियार जब अग्नि के साथ जुड़ा होता है और पृथ्वी ग्रेड या उससे उच्चतर की कीमिया अग्नि के साथ युग्मित होता है तो कीमियागर को एक ही समय में कई गोलियां बनाने के लिए अत्यधिक बहुमुखी बना सकता है। निस्संदेह यह एक अच्छा आध्यात्मिक हथियार है। उसके बाद उन्होंने बाकी आंकड़ों को देखा और खेती क्षेत्र से आश्चर्यचकित रह गए। वह खतरनाक है ना? आत्मा राजा क्षेत्र, ये लड़की मुझे एक झटका देती है और मुझे अनंत काल के लिए सोने के लिए भेज देती है। उसने सोचा और इच्छा की कि वह उस पर किसी भी प्रकार का कदम न उठाए। उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना बेहतर है। अब उसकी ताकत शून्य है और वह उससे बहुत दूर है। भले ही वह सारी तैयारियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे, फिर भी वह उसकी हत्या नहीं कर पाएगा, भले ही वह सो रही हो। अभी वह बहुत कमजोर है। अरे, मुझे शुरू में ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। उसने सोचा कि जब उसे याद आया कि उसने शुरुआत में क्या कहा था तो एक पल के लिए वह घबरा गया। लेकिन जो कहा गया वह कहा गया और वह उसे बदल नहीं सके। इसके अलावा जो कुछ वह देख सकता था उससे ऐसा लग रहा था कि वह मित्रवत व्यवहार कर रही थी। यह अच्छी बात है कि मैंने जो कहा उस पर उसे संदेह है। उसने सोचा, एक 3 सितारा स्वर्ग ग्रेड कीमियागर उस भाग को पढ़ने और उसमें लिखी ब्यूटी 9.5-10 को पढ़ने के बाद वह मुस्कुराए। उसे आश्चर्य हुआ कि सिस्टम द्वारा बनाए गए इस सौंदर्य स्को में उसकी पत्नियां कितने अंक प्राप्त कर सकती हैं। वे उसके सामने मौजूद इस सुंदरता से भी अधिक सुंदर थी। जी मेयू तांग यिन को देखकर कुछ भ्रमित लग रही थी क्योंकि वह बिना कुछ कहे उसे बहुत देख रहा था, लेकिन एक पल के बाद उसने अपना गला साफ कर लिया। उसने सोचा, उसे ही बोलना चाहिए। युवा मास्टर तांग यिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे बताया गया था कि आप प्राचीन आध्यात्मिक बांस बेच रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आया, लेकिन उससे पहले क्या आप एक कीमियागर हैं? उसने पूछा और उसकी खूबसूरत आवाज ने तांग यिन को उसके विचारों से बाहर ला दिया। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और उससे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने ये शब्द कुछ समय पहले इसलिए कहे थे क्योंकि उसे उस पर गोलियों की गंध आ रही थी। वह अग्नि आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को प्राचीन आध्यात्मिक बांस के साथ मिश्रित करने का प्रयास कर रही थी। इससे उसकी रसायन विज्ञान संबंधी प्रवृत्ति सामने आ गई और उसने बिना सोचे समझे ये बात कह दी, लेकिन यह उसके लिए अच्छा था। तांग यिन ने बस अपने कंधे उचकाए। मुझे लगता है कि मिस जी पहले से ही देख सकती हैं कि मेरे पास कोई खेती नहीं है, तांग यिन ने कहा और वह खूबसूरती से मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं देख सकता हूं कि आप आहत हैं, यंग मास्टर टैंग, उसने कहा और तांग यिन ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे शत्रुओं ने मुझे अपंग बना दिया ताकि मैं कीमिया के माध्यम से महाद्वीप पर अधिकार न कर सकूं। तांग यिन ने शांति से उत्तर दिया और ऐसे बोला जैसे उसने जो कहा वह सच था। जी मेयू ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी इतनी सुंदर थी कि तांग यिन को उसे कई और अच्छे अंक देने पड़े। हे, यंग मास्टर टैंग निश्चित रूप से एक जोकर है। एसोसिएशन के किसी अन्य व्यक्ति के सामने ऐसा कहना उसे मुश्किल स्थिति में डाल सकता है, इसलिए मैं उसे ऐसा करने की सलाह नहीं देता, उसने कहा और तांग यिन ने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था। ठीक है, ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे मिस जेड के सामने कहूं तो यह कोई समस्या नहीं है, इसलिए इससे मुझे खुशी होती है। उसकी खेती उसे पहले से ही इस शहर के शीर्ष पर रखती है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो ये सबसे अच्छा है, तांग यिन ने उत्तर दिया और जी मेयू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसे घूरने के लिए हंसना बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर की पिछली साधना वास्तव में बहुत अधिक थी, उसने आश्चर्य से कहा। वह केवल 20 वर्ष का है, वह मेरी साधना को कैसे देख सकता है? वह तांग यिन की क्षमता से आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी, लेकिन उसने केवल अपने कंधे उचकाए। क्या आप मुझसे यह नहीं पूछना चाहती थी कि मैंने अभी क्या कहा, मिस जी? उन्होंने बातचीत का विषय भटकाते हुए शांति से कहा। तब उसे समझ में आया कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस पर जोर नहीं दिया। हर किसी के अपने रहस्य थे और जब तक तांग यिन के रहस्यों ने उसे या उसके कीमियागर संघ को नुकसान नहीं पहुंचाया तब तक सब ठीक था, इसलिए उसने सिर हिलाया। युवा मास्टर, आप जो कह रहे हैं वह महाद्वीप की रसायन विज्ञान संबंधी मान्यताओं के कुछ विपरीत प्रतीत होता है। प्राचीन स्पिरिट बांस हरे पौधे के प्रकार का होने के कारण निश्चित रूप से अग्नि स्पिरिट जड़ी बूटियों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिश्रित नहीं होता है, लेकिन जब विचाराधीन स्पिरिट जड़ी बूटी एक 3 अग्नि फूल है और इसे ज्वलंत ठंड फूल के डंठल के साथ मिलाया जाता है, तो दोनों प्राचीन स्पिरिट बांस को दबा सकते हैं और एक निम्न श्रेणी की स्पिरिट ग्रेड गोली बनाई जा सकती है। मैंने देखा है कि यह गोली कैसे बनाई जाती है, वह बोली। तांग यिन ने कुछ हद तक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ फिर से कंधे उचकाए जिसे वह देख नहीं सकी। आप जो कहती हैं वह ठीक है, मिस जी। यहीं से 2 रंग की ज्वलंत गोली आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गोली के बाहर आने की संभावना इतनी कम क्यों है? इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आप इसे क्यों नहीं बना सके? तांग यिन ने कहा। उन्होंने पहले उस संयोजन से बनाई जा रही गोली का खुलासा किया और फिर 2 सवाल पूछे, जो निश्चित रूप से ऐसे सवाल थे जो जी मेयू ने पहले खुद से पूछे थे।
ये गोली उन गोलियों में से एक क्यों है जिनके बाहर आने की संभावना सबसे कम है, और वह इसे क्यों नहीं बना पाई? ये ऐसे प्रश्न हैं जो वह हर रात खुद से पूछती है, क्योंकि वह इन्हें बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह अभी भी इसका पता नहीं लगा सकी है। तांग यिन जानती थी कि अगर वह समझ सकती है तो वह उस असफल रेसिपी को बनाने की कोशिश नहीं करेगी। वास्तव में उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इस महाद्वीप पर रसायन विज्ञान का ज्ञान इतना कम था। यह सरल है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक असफल नुस्खा है। आप सोच सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त अग्नि नियंत्रण क्षमता नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी अपनी आग पर आपका नियंत्रण खराब है या आपकी खेती कम है। आप अपने अंदर कई गलतियां पा सकते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आप निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगे और वह समय आएगा जब आप इन सामग्रियों को बलपूर्वक गोली बनाने में सक्षम होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप इनमें से किसी में भी असफल नहीं होते हैं। आपका अग्नि नियंत्रण ठीक होना चाहिए, आपकी खेती पर्याप्त से अधिक है। समस्या यह है कि आपकी रेसिपी गलत है, तांग यिन ने दृढ़ता से कहा। लेकिन फिर उसने फिर से एक बांस और कुछ मरहम निकाला जो उसने पहले बनाया था। क्या आप जानते हैं कि जब आप कुछ अग्निकणों को अन्य छोटी जड़ी बूटियों के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? खेती के बिना भी देखिए क्या होता है जब आप इसे प्राचीन आध्यात्मिक बांस के संपर्क में लाते हैं। तांग यिन ने कहा और कुछ मरहम लिया, उसे मेज की पतली सतह पर लगाया और फिर बांस को चारों ओर घुमाया। बेशक ये कुछ प्रयास से टूट गया और इस तरह फट गया मानो इसे किसी पतली तेज तलवार से काटा जा रहा हो। इससे जी मेयू आश्चर्यचकित हो गया। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन तांग यिन ने उसे आश्चर्यचकित होने का समय नहीं दिया और जल्दी से कुछ बातें समझाने लगी। अग्नि जड़ी बूटी, अग्नि चूर्ण या अन्य प्रकार की अग्नि जो प्राकृतिक अग्नि नहीं है, प्राचीन आध्यात्मिक बांस का प्रतिकार करने के लिए मुख्य घटक है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि प्राचीन आध्यात्मिक बांस इसे दबा सकता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि प्राचीन आध्यात्मिक बांस इससे डरता है। बांस की प्रकृति यह है कि जब वह जीवित होता है तो उसे आग से डर नहीं लगता, बल्कि वह अग्नि जड़ी बूटियों या इसी तरह की अन्य चीजों से डरता है। यही कारण है कि यह इसे इतनी आसानी से काट सकता है। स्वाभाविक रूप से प्राचीन आध्यात्मिक बांस के पास अग्नि जड़ी बूटियों के खिलाफ कोई बचाव नहीं है, तांग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह इससे बहुत हैरान थी। यह पहली बार था जब उसने ऐसी बात सुनी और देखी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा क्यों था? तांग यिन ने उसके मन में सवाल देखा, इसलिए इससे पहले कि वह पूछ पाती, उसने जवाब दिया। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? यह आसान है। स्पिरिट बैम्बू, चाहे एक निष्क्रिय जानवर के रूप में उसे कितने भी वर्षों तक खेती करनी पड़े, वह हमेशा एक बच्चा ही रहेगा। और पौधे आत्मा बच्चे स्वाभाविक रूप से आग से डरते हैं। यही कारण है, यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन यह आध्यात्मिक बांस की प्रकृति है। तांग यिन ने बांस की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वह प्राणी जिसने उसे यह बताया, यह स्वयं एक आत्मा बांस आत्मा थी, एकमात्र आत्मा बांस आत्मा जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। अपनी पीढ़ी की कीमिया रानी से संबंधित। जी मेयू इस बात से और अधिक स्तब्ध होती जा रही थी, लेकिन उसके पास अभी भी एक सवाल था। हालांकि उसने सब कुछ सही सुना था, लेकिन इसका गोली न बनने से क्या लेना देना था? उसने सोचा और वह इसे रोक नहीं सकी और पूछा। यह प्रश्न सुनकर तांग यिन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। वह अचानक कहने ही वाला था, हे भगवान, इतने सारे सुराग होने के बावजूद भी आप समझ नहीं पाए। तुम मूर्ख हो या क्या? लेकिन उन्होंने तुरंत ऐसा करने की अपनी इच्छा पर काबू पा लिया। यदि उसने ऐसा किया तो संभवतः वह मर चुका होगा। चीजों को सही तरीके से करना बेहतर है। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आप क्या करते हैं? तांग यिन ने उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय पूछा। जी मेयू ने एक पल के लिए सोचा। भाग जाओ, उसने उत्तर दिया, लेकिन उसके उत्तर में एक प्रश्न था क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि तांग यिन उस प्रश्न के माध्यम से क्या कहना चाह रही थी। और तांग यिन ने उसके अच्छे उत्तर पर सिर हिलाया। बिल्कुल, जब आप बांस को ओवन में रखते हैं, भले ही यह बांस अब जीवित नहीं है, फिर भी यह सहज रूप से आग से दूर भागता है, और यदि उसके बाद आप उस पर कई अग्नि जड़ी बूटियां फेंकते हैं, तो आप उसे और भी डरा देते हैं। आपको क्या लगता है कि इस गोली को बनाते समय बांस वह सामग्री क्यों है जिसे आपको सबसे अधिक खरीदना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सबसे आसानी से जलता है, और यह आसानी से नहीं जलता क्योंकि इसके आसपास बहुत अधिक आग लगी होती है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह डर महसूस करता है। यदि आप बांस को अलग से जलाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसे जलाना उन अग्नि जड़ी बूटियों से भी अधिक कठिन है जो आप उस पर फेंकते हैं। तांग यिन ने शांति से कहा और अपने ज्ञान में कुछ बुनियादी बातें समझाई। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि उस गोली को बनाने के लिए आपको उसमें निष्क्रिय प्रकार की कोई भी बर्फ विशेषता वाली स्पिरिट हर्ब डालनी होगी, क्योंकि यह बांस को जमा देगी और फिर आप उसे ऐसे जला सकते हैं जैसे कि वह कुछ भी नहीं है। तांग यिन ने अंततः इस कथित गोली रेसिपी के पीछे के रहस्य का खुलासा करते हुए कहा। यह एक ऐसी गोली है जिसे उन्होंने हमेशा बेकार समझा है। यही कारण है कि वे इसे गोली बनाने की विधि नहीं मानते हैं।
एक बेहतर विकल्प है जिसे वह इतनी परेशानी के बिना और केवल 2 सामग्रियों के साथ बना सकता है। लेकिन जी मेयू के लिए यह नया और बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान था। तांग यिन जो बातें कह रही थी, उसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। वह हमेशा सोचती रहती थी कि तांग यिन उसे न सोचने के लिए कह रहा है और सच्चाई से दूर होता जा रहा है। खैर, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह सच है, लेकिन यही कारण है कि वह अपनी सीट से उठी। युवा मास्टर, आपने अभी जो मुझसे कहा था, मैं उसे आजमाने जा रहा हूँ, क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं? मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, उसने जल्दी से कहा। तांग यिन ने 2 घंटे सुनकर अपनी भौहें उठाई और उसकी ओर देखा। इतनी सरल गोली बनाने में आपको 2 घंटे लगते हैं? तांग यिन ने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, क्या आपकी रसायन विज्ञान की प्रतिभा कम है, या फिर इस दुनिया में रसायन विज्ञान का कोई ज्ञान ही नहीं है? भगवान के लिए, ये स्पिरिट ग्रेड गोलियों में सबसे सरल गोली है। लेकिन उसे जो जवाब मिला उससे वह हैरान रह गई। यह है सरल। युवा मास्टर, मैं अपनी आयु सीमा के भीतर गोलियां बनाने में सबसे तेज लोगों में से एक हूं, क्या यह आपके लिए थोड़ा असभ्य नहीं है? उसने पूछा। इससे वह नाराज हो गई क्योंकि इससे उसके गौरव को ठेस पहुंची और तांग यिन आश्चर्यचकित रह गई। हे भगवान, क्या यह महाद्वीप रसायन विज्ञान के स्तर पर इतना पिछड़ा हुआ है? उसने आश्चर्य से सोचा और खड़ा हो गया। इसे भूल जाओ, अगर मैं तुम्हें देखूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी? यहाँ सोचने और चाय पीने में 2 घंटे का समय बहुत लंबा है, तांग यिन ने कहा। जब तक तांग यिन उसे छोड़कर नहीं जाता और उसे अपना प्राचीन आध्यात्मिक बांस खरीदने नहीं देता, तब तक उसे कोई आपत्ति नहीं थी, भले ही उसने नुस्खा के बारे में जो कुछ कहा था वह झूठ हो। बांस महंगे हैं और उन्हें इस शहर में खरीदना सस्ता था, इसलिए वह यहाँ थी। यद्यपि उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला, कम से कम उसने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। उसके बाद वह उसे अपने कीमिया कक्ष में ले गई जो सबसे ऊपरी मंजिल पर था। युवा गुरु, कृपया यही प्रतीक्षा करें, मैं कीमिया का काम करूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी कड़ाही के किनारे चली गई। तांग यिन बस उसे बगल से देख रहा था। उसने प्रत्येक सामग्री को उठाया और इस बार इस नई रेसिपी को आजमाने के लिए निष्क्रिय प्रकार की एक बर्फीली स्पिरिट जड़ी बूटी ली। इस जड़ी बूटी की कीमत बहुत कम है और इसका उपयोग लगभग नहीं किया जाता है, लेकिन तांग यिन ने उससे कहा कि वह ऐसा कर सकती है, इसलिए वह उसका उपयोग करेगी। उसके बाद उसने जड़ी बूटियों को ओवन में रखना शुरू कर दिया। जैसा कि तांग यिन ने कहा, उसने पहले बांस और ठंड जड़ी बूटी को अंदर डाला, फिर उसने आग जलाए और उन्हें एक साथ रखा ताकि ठंड जड़ी बूटी बांस को जमा दे। ये देखने के बाद कि यह जम गया है, उसने इसमें अन्य जड़ी बूटियां डाल दी और वास्तविक प्रक्रिया शुरू कर दी। इस प्रकार 2 घंटे बीत गए और ये लगभग तैयार हो गया। ये देखकर कि लगभग समय आ गया है और वह सफल होने जा रही है, तांग यिन ने कमरे के चारों ओर देखा। वह इस गोली को बनाने की इतनी भयानक प्रक्रिया को देखकर ऊब गया था, इसलिए वह उठा, एक कागज और एक कलम उठाया, कुछ चीजें लिखी और फिर 2 जड़ी बूटियां लाकर एक ट्रे पर रख दी। ठीक उन्हीं क्षणों में उसने उसे आग बुझाते हुए सुना और तांग यिन ने मुड़कर देखा कि सुंदर और परिपक्व जी मेयू उसके हाथ में 4 गोलियों को घूर रही थी। यह देखकर कि यह केवल 4 गोलियां थीं, तांग यिन ने आह भरी। वह अभी भी यह नहीं समझ पाए है कि कैसे करना है। आखिरकार आग पर उसका नियंत्रण उत्कृष्ट है, लेकिन एक ही समय में 4 गोलियां बनाना उसके लिए पहले से ही आश्चर्यजनक बात थी। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, इसलिए वह इस समय लगभग रो रही थी। उसके सुंदर गालों पर आंसू बहने लगे। मैंने सचमुच ऐसा किया, और यह मेरी पहली बार में 4 है, उसने बड़ी मुस्कान और खुशी के साथ कहा। इसके बाद तांग यिन पास आया। देखिए, असफल रेसिपी बनाने का ये सही तरीका है, तांग यिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि हाँ, उसकी नजर में वह चीज एक असफल नुस्खा है। ये बेकार था। इससे आपके द्वारा बनाई जा सकने वाली गोलियों की संख्या कम हो गई और मूल्य में काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा कठिनाई भी अधिक थी। यह एक असफल नुस्खा है। जी मेयू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हा, युवा मास्टर, मैंने सचमुच ये कर दिखाया, उसने खुशी से कहा और तांग यिन उसकी खुशी देखकर उसे बधाई दिए बिना नहीं रह सका। बधाई हो, ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब आपने इस ग्रेड की गोली बनाई है, ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और वह अभी भी खुशी से मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह अपनी ताजी बनी गोलियों को देख रही थी। वे अभी भी गर्म थे, लेकिन तांग यिन एक असफल रेसिपी से इतनी छोटी सी चीज बनाने के भावनात्मक दृश्य को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ट्रे उसकी नजर में रख दी। मिस जी, उस रेसिपी की प्रक्रियाओं का पालन करें और उन 2 सामग्रियों का उपयोग करें। तब आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कहता हूं कि वह नुस्खा जो आप जानते हैं वह एक असफल नुस्खा है, तांग यिन ने कहा। जब जी मेयू ने ये सुना तो वह खुशी के बादल से बाहर आए और रेसिपी देखी। यही है, उसने पूछा। वही गोली बनाने की विधि, बस वही करें जो लिखा है और आप देखेंगे, तांग यिन ने कहा और फिर वहीं बैठ गया जहां वह पहले था। जी मेयू ये सुनकर दंग रह गई, लेकिन उसने उससे कोई सवाल नहीं किया।
वह जल्द ही उसे उस रेसिपी को सही तरीके से बनाना सिखाने के लिए धन्यवाद देगी। अब वह स्वयं को एक कीमियागर मान सकती थी जिसका एक पैर स्पिरिट ग्रेड में था, जिसकी उसे कुछ वर्ष पहले से चाहत थी। इसके बाद उसने तांग यिन द्वारा बताई गई रेसिपी का प्रदर्शन करना शुरू किया।